हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपकी एडिटोरिया के वॉल्यूम 3 वाली प्रैक्टिस सेट से लिया गया है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स PDF भी हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप पहला प्रश्न देख सकते हैं कि सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अंडाशय में सत्य फल विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखते हैं कि कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी से कॉड लीवर तेल संबंधित है, जो कि फ्रेंड्स यह मछली से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो हड्डियाँ और दांतें होती हैं, तो उनके लिए कैल्शियम का उपयोग करने में ये मदद करता है। कौन? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ए में कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव, और बी में कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीव, या सी में सुकेंद्रकी, या डी में पैकैरियोटिक। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैकैरियोटिक, यानी कि ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है तो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक के नाम से जाने जाते हैं, और ऐसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है तो उसे हम सुकेंद्रकी के नाम से जानते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सिनकोना पौधे के किस भाग में कुन्नैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छाल में। और एक बात आप याद रखिएगा कि जो कुन्नैन होता है वो एक दवा होता है। तो किस चीज़ का दवा? तो मलेरिया का दवा। और एक बार इसका पूरे विश्व में इसका यूज किया गया था। जब मलेरिया जो है फ्रेंड्स तेज़ी से फैल रहा था तो कुन्नैन दवा का ही उपयोग किया गया था मलेरिया के प्रकोप से पूरे विश्व को बचाने के लिए। और एक बात आप याद रखिएगा कि जो सिनकोना का पेड़ होता है वो आमतौर पर केरल राज्य में ही पाया जाता है। आप इन सारे पॉइंट को अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, आलू। जो आलू है फ्रेंड्स तो एक संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है। और जो इसमें शकरकंद दिया है तो ये फ्रेंड्स एक संशोधित जड़ का उदाहरण है। ठीक है, भूमिगत तना का उदाहरण है आलू और संशोधित भूमिगत जड़ का उदाहरण है शकरकंद। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो अगर आप इन कथनों को ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि फ्लोएम जो होता है वो फोटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। ये कथन फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सही दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है, 1%। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह खाली स्थान बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन फ्रेंड्स एक गैस है जिसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप निम्नलिखित में से है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है, 32। अगर आप इससे निकालना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले पर पुट कर लीजिएगा 2n²। और आपको तो पता ही होगा कि KLMN इसका ऐसे सीरीज चलता है, तो इसमें n का पूछा है तो n इसमें चौथे स्थान पे है, तो n की जगह पर आप 4 लिख के 4 × 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
अगर m का पूछे तो जस्ट करना क्या है कि m थर्ड स्थान पे है, तो यहाँ पे आपको n की जगह पर 3 लिखे और 3 का स्क्वायर इंटू 2 कर दीजिएगा, तो आपका उसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है समूह 18 में। समूह 18 की जो आवर्त सारणी है तो उसके समूह में फ्रेंड्स सभी जो है तत्व वो गैस हैं। कौन कौन से हैं तो आप उनका नाम भी जान लीजिए। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है तथा रेडॉन शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है फ्रेंड्स वो पपीता में भी, आंवला में भी पाया जाता है। और जो बी में सिट्रिक अम्ल तो ये नींबू में, संतरा में, टमाटर में और खट्टे फलों में पाया जाता है। और जो सी में है ऑक्जेलिक अम्ल तो ये जो है फ्रेंड्स वो पालक या टमाटर में पाया जाता है। और जो डी में है टार्टरिक अम्ल तो ये कच्चा आम या अंगूर या इमली या केला में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। ए में कह रहे कि H+ को या H- को या OH+ को या OH- को, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है OH- को मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए सबसे पहले एक एक करके सारे कथनों को पढ़ते हैं। तो ए में कह रहे कि स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, तो ये कथन आपका असत्य है, यानी कि बिल्कुल गलत है। बी में है कि ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत कह रहा है। सी पढ़ते हैं कि स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, तो ये भी यहाँ पे गलत कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी असत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कि सर्पी लाकर स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे आपकी अनुप्रस्थ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। और आप इसका डिफिनेशन जान जाइए कि ऊर्जा के संरक्षण के नियम किसे कहते हैं। तो देखिए होगा क्या कि जो ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं, तो ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम ऊर्जा का संरक्षण नियम। आपने इसे पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप जान लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से लेंस सूत्र आपका पूछ रहा है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि 1/F इक्वल होगा 1/V - 1/UK, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि जब अर्धचालक को हम गर्म करते हैं तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है, यानी कि कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है कि कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाता है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके भ्रमण कर सकता है, यानी कि घूम सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें फ्रेंड्स आपके कुल सदस्यों की संख्या थी 207 और उसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि भारतीय संविधान अध्यात्मक है, तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। बी में कह रहे कि भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, तो ये भी कथन आपका गलत है। सी में कह रहे कि भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। डी में कह रहे कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ये कथन आपका सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेवा के आधार पर अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। सबसे पहले ब्रिटेन में सेवा के आधार की अवधारणा
सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई थी, यानी कि प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाता है, 28 राज्य है और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को 2 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, जिसमें भारत में 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए थे। परंतु फ्रेंड्स जो वर्तमान में 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक नया संघ राज्य बनाया गया। तो जिनमें हुआ क्या कि कुल संख्या जो राज्यों की कुल संख्या है वो 28 हो गई और संघ राज्यों की संख्या 8 हो गई। तो वह वर्तमान का पूछ रहा है, तो इसीलिए हम ऑप्शन ए टिक करेंगे। 28 राज्य और 8 संघ राज्य है अभी वर्तमान में। पहले 28 राज्य और 9 संघ राज्य थे, लेकिन वर्तमान में 8 संघ राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, समवर्ती सूची का। और एक बात आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि संविधान की 7वीं अनुसूची को 3 सूची में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन है, तो पहला है संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं, दूसरा है राज्य सूची जिसमें 61 विषय है और तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें 52 विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो ए में कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को, या बी में 26 जनवरी 1950 को, या सी में 22 जुलाई 1946 को, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका होगा फ्रेंड्स कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। कब, एक बार फिर से जान लीजिए, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। तो सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं और सूची 2 में उनके स्रोत दिए गए हैं। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो मंत्रिमंडलीय सरकार का हो जाएगा ब्रिटेन, केंद्र राज्य संबंध का हो जाएगा कनाडा, आपात उपबंध का हो जाएगा जर्मनी और मूल अधिकार का हो जाएगा अमेरिका। यानी कि फ्रेंड्स ये पहले से सुमेलित है। ऐसी आपको सुमेल करने के लिए एग्जाम में भी आते हैं, तो आप इन्हें कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ जो होते हैं सुमेलित करने के लिए तो वो पहले से सुमेलित होते हैं, लेकिन फिर भी आपको सुमेलित करने के लिए बोलता है और आप उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अच्छे से इन सारे प्रश्नों को पहले देखिएगा तब आप उसे सुमेलित करिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन आपको थोड़े से भी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है, वजीर कहलाता था, यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, वजीर बोलिए या प्रधानमंत्री दोनों एक ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है, 1571 ईस्वी को
अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी? आप इसे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरंदर की संधि कब हुई? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में। किसके मध्य हुई? तो महाराजा जयसिंह तथा शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुई? तो अकबर के शासक के समय में चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है, अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यशोवर्मन के। अगला प्रश्न देखते हैं, हेनसोंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आइए एक एक करके सारे कथनों को हम पहले पढ़ते हैं। तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो ये फ्रेंड्स कथन जो है आपका ये सत्य कह रहा है। अगला भी पढ़ते हैं कि इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी में वर्णित है। तो ये भी कथन आपका सही कह रहा है। तीसरा पढ़ते हैं कि हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। तो ये भी कथन आपका सही कह रहा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है कि सभी कथन सत्य हैं, यानी कि कोई कथन हेनसोंग के संबंध में यहाँ पर गलत नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सैधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए में करें कि सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो की स्थल स्थित है। बी में दिया है कि रावी, तो रावी के किनारे हड़प्पा की स्थित है। सी में दिया है मादर, तो मादर के किनारे रंगपुर की स्थल स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है, सतलज नदी के किनारे सैधव सभ्यता स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाह आलम दो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में ऑर्चिड नेमी यानी कि 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है, शंख। अगला प्रश्न देखते हैं, लंगर अव्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अंगद ने लंग व्यवस्था को सिख गुरु नहीं, लंग व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था किसने? तो सिख गुरु आनंद ने, आनंद नहीं अंगद ने। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो ऑप्शन नंबर जो ए है तो आपका राइट आंसर हो जाता है, वैरिंग हेस्टिंग ने। और किस ईस्वी में? तो 1774 से 1785 ईस्वी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विरोध को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हडसन। जो हडसन फ्रेंड्स एक ब्रिटिश शासक था जिसने 1857 में बरेली में हुए विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि सवाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाता है, ईरान की। और अगर बात करें बी में जो दिया है इराक, तो इसका जो होगा वो होगा अल मुखबरात। अगर बात करें सी में जो दिया है इजराइल की, तो इसका हो जाएगा मोसाद। अगर बात करें डी में जो दिया है मिस्र की, तो इसका हो जाएगा मुखबरात। अगला प्रश्न देखते हैं, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए एवं कनाडा की। अगला प्रश्न देखते हैं, तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है।
और इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो लिख दीजिएगा 260.5 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये मेरे वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आयतन। आयतन जो है फ्रेंड्स वो मूल राशि नहीं है, और बाकी का जो है आपका ताप या ज्योति तीव्रता या द्रव्यमान, ये सारे आपके मूल राशि के अंतर्गत आएंगे। और एक बात आप जान लीजिए कि मूल राशि की संख्या होती है 6, तो उनमें कौन कौन आएंगे तो आप एक बार फिर से याद रखिएगा। पहला में आएगा लंबाई, उसके बाद समय, उसके बाद ताप, फिर द्रव्यमान, फिर विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, और अंत में पदार्थ की मात्रा। ये सातों जो है आपके मूल राशि में के अंतर्गत आएंगे। स्टार्टिंग में मैंने 6 बोला था तो वो मिस्टेक हो गया था, तो आप उसे सुधार लीजिएगा। जो मूल राशि होते हैं फ्रेंड्स वो 7 होते हैं। तो गाइज यहीं पर वीडियो ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो यानी कि ऐसे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं और होते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।